we are honored to be addressed by Major General Neeraj Baliji, who holds various profound insights into valorous saga of the Kargil War. Sir belongs to Sena Mandal and served as an infantry officer in the army for nearly 4 decades. During his illustrious career, he was posted in Jammu and Kashmir for 10 years, commanded an anti-terrorist battalion, and was awarded Sena Mandal for his gallantry. He also did 2 tenures along the line of control in the northeast. As a brigadier, he led the first strategic level Indo-US exercise held in Hawaii. He also served in southern Africa as the security advisor to the government of Lesotho. Besides classical soldiering, he taught in the infantry school at Mahau, the Defense Services Staff College at Wellington, and Army War College at Mahau. After his retirement, he was the CEO of a leading engineering PMC company with over 100 major infrastructure projects in India and abroad. Currently, Sir is a management advisor to the leadership of Dynamic Cables Limited Jaipur and the digital education platform Notebook. Sir is also a teaching faculty at the Institute for Competitive Intelligence Germany and an executive fellow Watson University, Hyderabad. His book, Inside a Winning Culture, will be soon released by Pan Macmillan India in October this year. He regularly contributes to the Financial Express on geostrategic issues. Sir, your keynote address promises to enlighten us all about the significance of this day, and with great pleasure, I invite you on the stage for your keynote address. Sir. नमस्कार। सबसे पहले जो बहुत लंबी सी इंट्रोडक्शन मेरी पढ़ी गई, उससे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। उससे आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ और इतने सालों में तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो शहीदों के परिवार उपस्थित हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जो बलिदान उन्होंने किया, जो उनके पति ने या उनके बेटे ने और बाकी लोगों ने किया, उसका हम में से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दूसरा, मैं यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ बुलाने के लिए, और सबसे बढ़ के इस वक्त आप सबका जो यहाँ पर बैठे हैं मेरे जैसे लोगों को सुनने के लिए। तो 50 साल पहले मैं आपकी जगह बैठा था, और जब कोई बोलने आता था बाहर से, तो मेरे दिल में एक ख्याल सबसे पहले आता था, ये कितनी देर बोलेगा, ताकि इसके बाद जाकर फिर हम अपना खाना खा सकें। तो वो मैं आपको सीक्रेट शुरू में बता देता हूँ, 15 मिनट। और इस 15 मिनट में हम कारगिल की बात करेंगे। मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा, लेकिन उन सब कहानियों में से आपके लिए, यानी जो आप मेरे सामने बैठे हो, आपके लिए क्या सबक है जिंदगी का, उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट। अब हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं। मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जानता, कोई बच्चा नहीं जानता जो सुबह उठ के बिस्तर पे बोलता है, हे प्रभु मुझे असफल कर देना। और जब मैं 15-16 साल का था, सब बच्चों की तरह मैं भी सफल बनना चाहता था। वो सफलता क्या है, मैं क्या बनूंगा, उसका मेरे को पूरा अंदाजा नहीं था, और मुझे पूरा यकीन है कि शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा। लेकिन दिल में एक चाह होती है इस उम्र में कि हमारा जीवन ऐसा चले जैसा ये ग्राफ दिखा रहा है। हम धीरे 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 सफल होते जाएं, अमीर बनते जाएं, पॉपुलर बनते जाएं, फेमस हो जाएं। लेकिन अगर हम बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होते, तो कम से कम ये दिल में ख्याल जरूर आता है कि चलो जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन आखिर में हम सक्सेसफुल होंगे। ये हमारी होप है, ये आप सबकी होप है।
मैं आपको कारगिल युद्ध से और भारतीय सेना से पहला लेसन देना चाहता हूं। होप इज नॉट अ प्लान। खाली हम सपने लेकर अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते। सपना खाली सपना है। हम खाली सोचते रहे मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, उससे नहीं होगा। उसके लिए हमें पक्का एक योजना चाहिए। अगर मान लीजिए भारतीय सेना ये सोचती कि हम उम्मीद करते हैं किसी दिन हम पाकिस्तान को हरा देंगे, तो हम नहीं कर पाते। तो पहली चीज, आप सपने देखिए, आगे बढ़ने की सोचिए, लेकिन ये याद रखिए कि बिना काम के, बिना सेक्रीफाइस के, बिना एक योजना के आप आगे नहीं बढ़ोगे। और दूसरी चीज आप ये देखिए, ये सेना से आप सीख सकते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं चलो ठीक है, फेल तो नहीं हुए ना, नंबर आ गए, ठीक ठीक नंबर आ गए, काम चल जाएगा। आजकल की दुनिया में काम नहीं चलेगा। और सेना से आप क्या सीख सकते हैं? आप ये सोचिए कि अगर किसी भी युद्ध में सेना सेकंड भी आ जाए तो क्या होगा। अगर हम कारगिल में सेकंड आ जाते तो आज हम यहाँ खड़े होकर बात ही नहीं कर रहे होते। अगर मैं टेररिस्ट से सेकंड आ जाता, जब कारगिल युद्ध हुआ तो मैं एक एंटी टेररिस्ट बटालियन का सीईओ था, हमने 45 मिलिटेंट मारे। अगर हम उस किसी मिलिटेंट से सेकंड आ गए होते तो मैं यहाँ आज नहीं होता। तो जीवन में हर आदमी फर्स्ट नहीं आ सकता, लेकिन आपका एम ये होना चाहिए कि बीइंग गुड इनफ इज नॉट गुड इनफ, यू हैव टू डू बेटर। सबसे पहले मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा कारगिल की, क्योंकि आप में से कारगिल के समय कोई भी नहीं था, तो आपने खाली इसका इतिहास ही पढ़ा है। ये जो आप नक्शा देख रहे हो, ये है भारत के नॉर्थ का, जम्मू कश्मीर का। जो हरे रंग में आप इलाका देख रहे हो वो है जो पाकिस्तान के कब्जे में है आज है, जिसको हम छुड़ाएंगे, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। और ऊपर जो आप लाल रंग में देख रहे हो, अक्साई चीन का इलाका और शख्स का जंग का इलाका, वो इलाका है जो चाइना के कब्जे में है। बाकी जो कश्मीर है वो अभी भारत के पास है और हमारा रहेगा। इस सब के बीच में शायद आप पढ़ नहीं पाओगे, एक छोटा सा डॉट है जिसमें लिखा है कारगिल। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर स्थित है। ये लड़ाई उस इलाके की है। नेक्स्ट, अब इस नक्शे को देखिए। इसके बारे में कैप्टन सांगवा ने आपको कुछ बताया। जो लाल रंग की रेखा मैंने बनाई है, ये वो सड़क है जो श्रीनगर से लेह जाती है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भी इसके साथ साथ ही चलती है, करीब 160 किलोमीटर का इलाका। अभी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस पे जो हमारी बॉर्डर पे पोस्ट थी वो बड़ी ऊंची पहाड़ियों पे है, 5000 से लेके 5800 मीटर ऊंची। वो इलाका इतना कठिन है कि वहां पे 5-6 कदम चलने के बाद भी सांस फूल जाता है। तो बहुत सालों से ये एक नियम बना हुआ था कि सर्दियों के दौरान हम अपनी पोस्ट को खाली करके नीचे आ जाते थे और पाकिस्तानी भी अपनी पोस्ट छोड़कर वापस चले जाते थे, क्योंकि सर्दियों के दौरान इतनी बर्फ में और इतने माइनस टेम्परेचर में वहां रहना थोड़ा असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत कठिन था। इस साल भी 1998 में भी हमने वही किया। जैसा कि देखिए, ऐसा होता है ना कि चोरों के बीच में भी एक नैतिकता होती है, तो लड़ाई तो दुश्मनों के बीच में भी एक नैतिकता होती है। तो हमारी नैतिकता थी कि हम दोनों अलग हो जाते थे सर्दियों के दौरान। लेकिन पाकिस्तान ने एक योजना बनाई। वो योजना क्या थी? चुपचाप सर्दियों के बीच में आके भारत की सब पोस्ट के बीच में आके बैठ जाओ। और उनकी सोच क्या थी? सोच ये थी, क्योंकि कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर बिल्कुल कोई कवर नहीं है, खाली बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और चढ़ाई जो है वो कई जगह बिल्कुल सीधी ऊपर है। तो ऐसे में कौन सा दुश्मन है जो दिन दहाड़े या रात को भी हमला करके, जो ऊपर से गोलियां बरस रही हो, तो उन पोस्ट को दोबारा लेने की कोशिश करेगा? उनकी ये कैलकुलेशन थी। और ये उन्होंने क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया क्योंकि 1999 में जब मैं कश्मीर में सीईओ था, मुझे याद है कि हमने बहुत हद तक टेररिस्ट के ऊपर काबू पा लिया था। तो उनका मोराल ऊंचा करने के लिए उन्होंने ये लड़ाई की। दूसरा, उन्होंने ये सोचा कि जब भारतीय सेना हमला करेगी नहीं तो ऑटोमेटिकली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो आगे बढ़ के हिंदुस्तान में आ जाएगी, कुछ इलाका चुपचाप कब्जा कर लेंगे। ये पूरी योजना परवेज मुशर्रफ ने बनाई 1998 में। और भारतीय और पाकिस्तानी सेना में इतना अहंकार है,
मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो हमारे दुश्मन है, क्योंकि 2003 में मुझे भारतीय सरकार ने 4 महीने के लिए अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजा था। वहीं पे मेरे साथ 3 पाकिस्तानी अफसर थे, वर्दी पहने हुए अफसर, और मैं उनकी बातें सुनता था और मुझे समझ आ गया कि हम में और उनमें बहुत अंतर है। क्योंकि वो अपना देश चलाते हैं, उनके दिल में एक अहंकार है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सो परवेज मुशर्रफ ने जब ये योजना बनाई, उसने अपने देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं बताया, प्रधानमंत्री को छोड़ो, उसने एयरफोर्स और नेवी के चीफ को भी नहीं बताया, उसने कई कोर कमांडरों को भी नहीं बताया। इस तरह का अहंकार उनके दिल में था। सो 132 जगह पे वो आके बैठ गए और उन्होंने कहा कि ये जो सड़क है श्रीनगर से लेह की, ये हम देख सकते हैं, इस पर हम गोलाबारी कर सकते हैं। अब हम इसको अगर काट देंगे, इसके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो लेह का इलाका है वो भारत से जुदा हो जाएगा। ये उनकी योजना थी, ये उनकी सोच थी। और इस सोच के अंदर इनकी एक और गलत धारणा थी, वो ये थी कि हमारे में शायद वो संकल्प नहीं है, वो शायद हम ऐसे लड़ाकू नहीं हैं कि हम उनको हरा सके। ये गलतफहमी उनकी 1971 में दूर हो जानी चाहिए थी, लेकिन शायद दूर नहीं हुई। नेक्स्ट ये स्लाइड में आपको, आप पढ़िए नहीं इसको, मैं जो खास चीजें मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। देखिए, व्हाट्सएप पे आप तरह तरह की कहानियां सुनते हैं, उसमें से 99% बिल्कुल गलत होती हैं। ये व्हाट्सएप की कहानी नहीं है। 12 जुलाई 1999 या 12 अगस्त टाइम मैगजीन में एक इंटरव्यू पब्लिश हुई थी एक पाकिस्तानी अफसर की। वो कारगिल में 77 दिन रहा और उसके बाद मरने से पहले वो चुपचाप वहां से विड्रॉ कर गया या भाग गया। उसने ये इंटरव्यू टाइम मैगजीन को दिया, आप इसको गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें उसने क्या कहा, जो मैंने अंडरलाइन किया, उसने कहा दोज इंडियंस वर क्रेजी। वो इंडियन तो पागल थे, हम ऊपर से गोलियां बरसा रहे थे, पहले वो 10 आते थे, फिर 20 आते थे, फिर 50 आते थे। हमें उन पे दया आनी शुरू हो गई, हमारे हाथ थक गए गोलियां चला चला के, और हमें डर लगने लगा कि एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो आते रहे। ये वो जज्बा था जिसकी वजह से हमने, और यहाँ बैठे हुए कुछ जो वीर हैं और बाकी जो लोग लड़े, इसकी वजह से हमने कारगिल का एक एक इंच वापस लिया। हालांकि इसको करने में हमें 523 के करीब शहीद हुए, 1300 से ऊपर लोग जख्मी हुए, और पाकिस्तान के भी हमने बहुत लोग मारे, उसकी मुझे चिंता नहीं है। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम इस मिट्टी के बने हुए हैं। और ये हम कौन हैं? ये आप हैं, ये मैं हूं, ये भारतीय हैं। वो समय समाप्त हो चुका है जब हम अमेरिका की तरफ देखें, रूस की तरफ देखें, विदेशों की तरफ देखें और सोचें पता नहीं हमें कोई कमजोरी है। हम ये लोग हैं जो आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये कहानी मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा अभी। एक ही कहानी है लोन हिल की। इसमें एक कप्तान साहब थे जिनका नाम कैप्टन सांगमा ने लिया ब्रीफली। ये जो लड़ाई हुई, आप इस पर क्लिक कर दिए 2-3 बार। और एक और, बस। ये लड़ाई एक राजरिफ की बटालियन ने लड़ी। ये बटालियन ऑलरेडी एक लड़ाई जीत चुकी थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनको बोला गया कि इस लोन हिल पे आप कब्जा करना है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये असली फोटो है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह की चढ़ाई है, किस तरह की जमीन है, कहां पे चढ़ के आपने हमला करना है। सो लोन हिल पे जब हमला हुआ तो उस कंपनी कमांडर का नाम था मेजर मोहित सक्सेना, और ये पूरी कहानी मैंने उन्हीं की जबानी सुनी है। तो जब ये लड़ा, रात के टाइम में हमला शुरू हुआ तो गोलियां ऊपर से बरस रही थी। तो सबसे पहले चीज जो हुई वो एक लांस नायक जयप्रकाश था, जो बिल्कुल कंपनी कमांडर के साथ चल रहा था। उसको एक गोलियों का बर्स्ट लगा और उसका मुंह का आधा हिस्सा उड़ गया, खून बह रहा था। किसी तरह से उन्होंने पट्टी वट्टी बांधी। तो मोहित सक्सेना को ये लगा कि ये तो बेचारा गया, ये तो शहीद हो जाएगा। तो जयप्रकाश ने, मेजर सक्सेना ने मुझे बताया, जयप्रकाश रोया भी नहीं।
वो उसी पत्थर पे बैठा रहा। उसने कहा साहब ऐसा करो, आप जाओ, मैं आपको यहीं मिलूंगा। और आज वो जयप्रकाश जो है वो दादा बन चुका है, वो जिंदा है और सब ठीक ठाक है। जब ये लड़ाई जब ऊपर चढ़ने लगे तो देखा कि आखिरी 200 मीटर बिल्कुल वर्टिकल है, बिल्कुल सीधे हैं, और उसमें कहीं कहीं बर्फ भी है। तो जो उनकी कमांडो प्लेटून थी, जिसके कैप्टन साहब, जिनका नाम कैप्टन साहब ने लिया, मुझे वो नाम भी लेना बड़ा मुश्किल लगता है, पलटन को भी मुश्किल लगता था, उनको कैप्टन नेम्बू बोलते थे छोटे में, नेम्बू साहब। तो नेम्बू ने अपने 10-12 लोगों को लेके चढ़ना शुरू किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसको लगा कि अगर मैं हथियार हाथ में पकड़ के चढ़ूंगा तो नहीं चढ़ा जाएगा, तो हथियार उन्होंने अपने गले में डाल लिए, यानी अभी हथियार किसी काम के नहीं रहे। फिर भी चढ़ाई मुश्किल थी, तो नेम्बू ने क्या किया, अपने जूते उतारे, जूते उतार के फेंक दिए और नंगे पैर फंसा फंसा के चढ़ना शुरू किया। जो ही उन्होंने अपने जूते उतारे, उनकी पूरी टोली ने अपने जूते उतार के फेंक दिए। क्या लगता है आपको इससे बड़ी सबक सीधा है, अगर आप एक लीडर हो, आपको हमेशा उदाहरण सेट करना है। आप उदाहरण सेट करोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आप खाली भाषण दोगे, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। तो नेम्बू ऊपर चढ़ा, ऊपर लड़ाई हुई, उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों को मारा, लेकिन नेम्बू भी शहीद हो गया और बाकी लोग जो उनके साथ थे वो सब शहीद हो गए। अब एक बड़ी अजीब दुर्घटना हुई। मोहित सक्सेना की बाकी टोली अभी नीचे है, ऊपर से गड़ 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 की आवाज आई। पाकिस्तानियों ने क्या किया, जो बड़े बड़े बोल्डर थे, बड़ी बड़ी चट्टानें थी, उनको नीचे लुढ़काना शुरू कर दिया। और रात के बिल्कुल अंधेरा, आप इमेजिन कीजिए, बिल्कुल अंधेरा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा, कुछ आवाजें आ रही हैं। मोहित सक्सेना कहने लगे, मैंने अचानक अपनी बाईं तरफ देखा कि जो जवान बाईं तरफ था वो गायब हो गया। फिर इधर देखा, इधर वाला गायब हो गया। धीरे धीरे उनको समझ आई कि ऊपर से पत्थरों की बरसात हो रही है और वो जवानों को लेके 200-200 मीटर नीचे गिरा रही है। किसी की स्पाइन टूट गई, किसी के कंधा टूट गया, किसी की हिप टूट गया। और जब मोहित सक्सेना थे, वो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़े देखने के लिए जवानों को, तो नीचे से दर्द से कहराने की आवाज आ रही, किसी किसी को अपनी माँ को याद करते हुए आवाजें आ रही। ये हालात थी वहां पे। और मोहित सक्सेना खुद कितने सालों के होंगे, 30 साल के होंगे, उससे कम होंगे। ये करते करते उनके पास बचे खुचे 4-5 आदमी रह गए। उन्होंने फटाफट कोशिश की कि सबको मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाए, थोड़ी बहुत दर्द कम की जाए, लेकिन समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। सीओ साहब से उन्होंने रेडियो सेट पे बात की। सीओ ने बोला, मेरे पास 15-20 जवान हो रहा है, मैं भेज रहा हूं। अब जब इस स्थिति पे रात के 3-3:30 बजे हों या 4 बजे हों, मैंने मोहित सक्सेना से ये सवाल पूछा पिछले साल। मैंने कहा, मुझे सच सच बताओ, तेरे दिल में क्या ख्याल आ रहा था उस वक्त? तू अकेला था, फैसला तूने करना था क्या करना है, रात का अंधेरा, नई जगह, कुछ पता नहीं, लोग मर रहे हैं, तुम्हारे दिल में क्या आया? 2 चीजें हुई। ये बात मेरी मेजर मोहित सक्सेना से जूम पर हो रही थी। सबसे पहले मेजर मोहित सक्सेना वो दिन याद करके, अपने जवानों की दर्द याद करके, उन्होंने, उनकी आंखों से आंसू बिल्कुल ऐसे बह रहे थे जैसे नदियां बहती हो। 24-23 साल बाद, जैसे आपने आज कैप्टन साहबान को भावुक होते देखा, क्या दिखाता है आपको? आपको ये दिखाता है कि आप सही लीडर तभी हो जब आप अपनी टोली को, अपनी टीम को अपना परिवार सही में मानते हो, खाली कहते नहीं हो। कहना बड़ा आसान है, आप मेरा परिवार हो, सब इकट्ठे हैं। आज भी वो इतने भावुक थे, आज वो ब्रिगेडियर हैं। दूसरा, उन्होंने मुझे कहा, कहते सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। और फिर मुझे याद आया कि जब भी हम अपनी बटालियन में 2 राजरिफ में बात करते हैं, चाहे मेस के अंदर बात करें, चाहे बाहर कहीं बात करें, चाहे हम शाम को ड्रिंक लेते हुए बात करें, सभी लोग एक चीज कहते हैं, 2 राजरिफ ने 200 साल में लड़ाई नहीं हारी। और मैंने कहा, मोहित सक्सेना, तेरे से लड़ाई हारना शुरू नहीं होगा, हम ये भी लड़ाई जीतेंगे। ये बचे खुचे आदमी ऊपर गए, सब पाकिस्तानियों को मारा और लोन हिल पे कब्जा किया। ये जो जज्बा है आपको क्या दिखाता है? ये जज्बा आपको दिखाता है कि जो आपके पूर्वजों ने किया, जो कहानी आप सुनते हो, आपको उस पर बिल्ड करना है। वो कहानियां नहीं है खाली। और चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आपको अपने एम को, ध्येय को याद रखना है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, नहीं वापस वापस वापस। मेरी दूसरी और आखिरी कारगिल की कहानी, इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, वो ये है, पाकिस्तानियों हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का, हर कॉलेज का, हर परिवार का एक कल्चर होता है। हम उस कल्चर की वजह से स्ट्रांग होते हैं या वीक होते हैं। भारतीय सेना का एक कल्चर है, वो कल्चर ये है कि हम एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। मैं आज और जो अफसर यहाँ बैठे हैं उनको पहली बार मिला हूं जीवन में, लेकिन हम इस तरह से हो गए हैं जैसे कि हम एक ही परिवार के हैं, क्योंकि ये परिवार, ये हमारा एक कल्चर है। आपने अपने कल्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। और पाकिस्तानी सेना का क्या कल्चर था, उन्होंने अपने जो उनके जो लोग मारे गए उनको लेने से भी इनकार कर दिया। कई केस में उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बंदे ही नहीं है, ये तो मिलिटेंट हैं। सच्चाई ये थी कि वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की 4 से 7 बटालियन थी और उसके अलावा उनके पैरा कमांडो, जिसको एसएसजी बोलते हैं, उनके जवान थे। और भारतीय सेना का क्या सोच है, मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। एक पोस्ट के ऊपर राजपूतों की एक बटालियन ने कब्जा किया। उन्होंने कब्जा करने के लिए 2 दिन एक बिल्कुल सीधी पहाड़ी के ऊपर, बर्फ के ऊपर कीले ठोक ठोक कर, रस्सियां बांध बांध कर 48 घंटे ये काम करके चढ़ के और हमला किया। तो पाकिस्तानी हैरान हो गए, उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। तो जितने के जितने लोग थे सबको मार दिया। उनमें से एक बंदा जो मरा पाकिस्तानी, उसका नाम था कैप्टन तैमूर मलिक, जिसकी फोटो मैंने वहां लगाई है। वो पाकिस्तानी कमांडोज का था, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में नौकरी कर रहा था। और जब इनको मार दिया तो जैसा हम करते हैं, हमने जगह जगह जहां जगह मिली वहां पे ग्रेव खोदी और पूरे सम्मान के साथ अपनी रेनकोट में उनको लपेट के बॉडीज को दफना दिया। इस बात के होने के तकरीबन 1 महीने के बाद तैमूर मलिक के दादा, जो पाकिस्तान के एक जज थे रिटायर्ड और लंदन में रहते थे, वो भारतीय दूतावास में गए लंदन में। उन्होंने कहा कि 1 महीने से मेरे घर में रोना धोना ही बंद नहीं हुआ है, क्या कोई तरीका है कि आप मेरे पोते का शव किसी तरीके से ढूंढ लें और उसको वापस पाकिस्तान भेज दें। बड़ा अजीब रिक्वेस्ट है। तो ये बात भारतीय सरकार के पास पहुंची। सरकार ने हमारे चीफ जनरल मलिक साहब को बोला कि ये देखो, ये आदेश नहीं है, ये हम खाली पूछ रहे हैं। जनरल मलिक ने सीओ साहब से बात की, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल खोंसम हिमालय सिंह, मणिपुर के थे, जैसे हमारे सुंदरमेज साहब हैं, और अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हुए। तो उन्होंने कहा केएच सिंह, ये आदेश नहीं है, तुम्हारे जवानों को अच्छा भी नहीं लगेगा, और कहां कहां ढूंढते फिरोगे बॉडी, कहां दफनाया, कौन किसकी बॉडी है, कोई वहां कोई प्लेकार्ड थोड़ा लगे हुए हैं। तो केएच सिंह ने बोला कि सर हम करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, भारतीय सेना में हम अपने किसी भी जवान को, किसी को भी जिंदा या मरा हुआ या जख्मी पीछे नहीं छोड़ते। अगर मैं कैप्टन तैमूर मलिक की बॉडी निकाल के वापस भेजूंगा तो हम अपने जवानों को ये मैसेज देंगे कि हम अफसरों का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं और जवानों का नहीं। मैं सभी जवानों, पाकिस्तानी जवानों की बॉडीज भी निकालूंगा और सबको पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो मैं ये करने को तैयार हूं, और ये किया गया। ये है भारतीय सेना की संस्कृति। आप में से कुछ लोग इस कहानी में का एक और लेसन है। अगर आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हो, व्हाट्सएप पढ़ते हो, ट्विटर पे पढ़ते हो, ट्विटर पे बहुत बहादुर लोग आजकल हैं जो अकेले ही पाकिस्तान में हमला करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उनको बोलो तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, उनको मालूम नहीं। मैं ये चीज पढ़ता हूँ कई बार कि ये क्या तरीका है, हम सॉफ्ट हैं, पाकिस्तानी तो हमारे सौरभ कालिया को उन्होंने जिंदा काट दिया, हम देखो क्या काम करते हैं ऐसे, हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं हैं।
ये ताकत की निशानी है। सभ्यता एक ताकत की निशानी है। और एक चीज याद रखिए, हमें उन जैसा नहीं बनना है। इसकी तरफ थोड़ी सी बात कर्नल साहब ने भी की। हमें उन जैसा नहीं बनना है। हम हैं। कोई वजह है कि हजारों साल से हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है। हमने वैसा ही रहना है। अगर हम उनकी नकल करने लगे तो फिर क्या फर्क रह गया हमारा। नेक्स्ट। तो रुक जाइए, बोलूंगा तो करिए। ओके, अब आप ये कह सकते हैं मेरे को कि ये बहुत अच्छी कहानियां हैं जो कैप्टन साहब ने खास करके सुनाई, बहुत कमाल की थी। मैं भी सुन के आई वॉज ऑल्सो मूव्ड। लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना है? हमें से सब लोग फौज में नहीं जाएंगे। इन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? जींद में तो ये सब कुछ नहीं होता, कोई गोली नहीं चलती, कोई पहाड़ी नहीं है चढ़ने के लिए। ये सवाल मेरे से पहली बार IIM अहमदाबाद में एक लड़की ने पूछा जब मैं पहली बार वहां लेक्चर देने गया। उसने कहा कि सर ये बताइए, हम सब में और फौजियों में क्या अंतर है? ये क्या वजह है कि आप लोगों को ना बोनस मिलता है साल के लास्ट में? कोई बोनस सिस्टम नहीं है, कोई गोली खाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते। क्या वजह है कि आप ये सब करने को तैयार हो? मैं ये सवाल अभी हर बार लोगों से पूछता हूं। अभी तो इन्होंने मेरी स्लाइड दिखा दी तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं हर बार ये पूछता हूं कि क्या अंतर है? वो लोग जो फौज जाना चाहते हैं और जो नहीं जाते, उनमें क्या अंतर है? उसका करेक्ट आंसर है उसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। उसका मैं अभी प्रूफ दूंगा आपको 2 मिनट में। हम उसी मिट्टी के बने हैं, उन्हीं शहरों से आते हैं, उन्हीं छोटे गांवों से आते हैं। क्या अंतर है कैप्टन सांगवान में, कर्नल साहब में, मुझ में, पवन में, आशीष में? क्या अंतर है आप लोगों से? वही हमारी पेरेंटिंग है, वही हमारी एजुकेशन है, वही हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वही सब कुछ है। ये जो जादू होता है ना बदलने का, ये फौज के ज्वाइन करने के बाद होता है। और वो जादू क्या है? फौज हमारा सोच का तरीका बदल देती है। ये आपके हाथ में है। अपनी सोच बदलना आपके हाथ में है। आप सब में कैप्टन नेम्बू है, आप सब में पवन कुमार है, आप सब में आशीष है, आप सब में वो लोग हैं जो कहानी आप सुन चुके हो। लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी है। जरूरी नहीं है कि देश सेवा करने के लिए फौज ज्वाइन करनी पड़े, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो लोग फौज में जाते हैं वो ज्यादा देशभक्त नहीं होते, ये गलत फहमी मत रखना। सब एक बराबर है, लेकिन हमारी सोच बदल जाती है। नेक्स्ट, अभी रुक जाना, वापस। अब ये मेरी फोटो है जब मैं फौज में था, जब मैं रिटायर होने वाला था, ठीक है। अब ये फोटो देखकर आप बोलोगे ये फोटो तो अलग है, ये ऐसा तो कोई जीन में है नहीं, ये तो कोई फौजी मेजर जनरल खड़ा है वहां पे। लेकिन ये फौजी मेजर जनरल है कौन? नेक्स्ट, ये वो बच्चा है जो सेंटर में खड़ा है, ये मैं हूं। आज जो मैंने आप लोगों की परेड देखी, मैंने कंग्रेचुलेट भी किया जो लड़के मेरे आगे चल रहे थे, और जो लड़कियों ने, हिमांशी, अंकिता, जो रीत लाइन पे थे, उनको भी कंग्रेचुलेट किया मैंने। मेरी तो, मैं अपने कपड़े देखता हूँ, मैं तो ऐसा भी नहीं पहनता था कपड़े अच्छे। क्या अंतर है इसमें बताइए, आप में और मेरे में? कुछ अंतर नहीं है। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मैं ये कहानी इसलिए नहीं बताना चाहता कि मेरी कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूं और कौन था। 1974 में जब मैंने फौज जाने की सोची और जब मैं फौज की इंटरव्यू के लिए रुड़की गया, मैंने जिंदगी में कभी अंग्रेजी की एक लाइन नहीं बोली थी। मेरे स्कूल में अंग्रेजी थी नहीं, पंजाबी मीडियम स्कूल था, मैं पंजाबी लिखता था, पंजाबी में पढ़ता था, अंग्रेजी भी पंजाबी में पढ़ाते थे हमारे टीचर। और जो इंटरव्यू करने वाला था उसने मुझसे पूछा तुमने अंग्रेजी कहाँ सीखी, 2-3 सवाल पूछने के बाद। तो मैंने उसको अपनी अंग्रेजी में बताया कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन जो बोल रहे हो वो बोलने वाली इंग्लिश नहीं है, वो तो किताबी इंग्लिश है, तुम किताबों की तरह बोल रहे हो। तुमने सीखी कहाँ? मैंने बोला मैंने किताबें पढ़ी हैं। तो उन्होंने कहा कितनी किताबें पढ़ी तुमने, कब से? मैंने कहा पहली किताब मैंने पढ़ी थी 13 जुलाई 1972 को, जब मैं 14 साल का था, और अब तक मैंने 78 पढ़ी हैं। तो उसने सोचा ये सट्टा मार रहा है। उसने कहा तुमने 2 साल में 78 किताबें पढ़ी, कैसे मालूम? मैंने बोला मेरे पास डायरी है। तो उन्होंने कहा तुम रुड़की आए हो तो यहाँ भी किताब लेके आए होगे। मैंने कहा मैं 3 किताबें लाया हूँ। उन्होंने नाम पूछे, वो नाम सुन के वो हैरान हो गए। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब इस कहानी का ये है कि हम सब एक ही जगह से शुरू करते हैं। मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेरी मदर एक टीचर थी। मैंने अपना 75% जो जिंदगी है एक कमरे में बिताई है, घर में, उसी में खाना बनता था। क्या अंतर है आप में और जो लोग फौज जाते हैं? कोई अंतर नहीं है। हमारी सोच फर्क है, सोच फर्क हो जाती है, और अगर उस सोच को आप आज ठीक कर लो तो आप फौजी हो। हर बंदा जिंदगी की एक लड़ाई लड़ रहा है, हर बंदा फौजी है। नेक्स्ट, मैं आपको 3 क्विक सलाह दूंगा। ये सलाह किस चीज पे बेस्ड है? ये सलाह कारगिल पे बेस्ड नहीं है। मैं जब उन बच्चों को देखता हूं जो मेरे साथ स्कूल में थे या एनडीए में थे, जैसे जनरल बिपिन रावत मेरे साथ मेरे कोर्समेट थे, और जो स्कूल में मेरे साथ बच्चे थे, उनमें से कई लोगों ने बहुत अच्छा किया। कोई डीजी पुलिस बना, कोई हरियाणा का हेल्थ डायरेक्टर बन गया, कोई पटियाला यूनिवर्सिटी में ऑफ्थल्मोलॉजी का प्रोफेसर बन गया, और कुछ लोग कुछ भी नहीं बने। और जब मैं बच्चों की तरफ देखता हूं तो मैं सोचता हूं मैं क्या अंतर था। वो अंतर आपको जानना है। बाय स्कूल में जब मैं स्कूल की क्रिकेट की बी टीम में था तो मेरे साथ एक बड़ा मशहूर आदमी था जिसका नाम आपने सुना होगा, कपिल देव। वो मेरे से 1 साल छोटा था, 1 साल जूनियर था, लेकिन अगले साल जब मैं दोबारा टीम में खेलने आया तो मुझे फिर बी टीम में रखा गया, उसको ए टीम में भेज दिया गया। 3 चीजें। पहली चीज, अपने आप को कम्युनिकेट करना सीखिए। जब मैं एक रूरल एजुकेशन सोसाइटी का सीईओ था, हमारे नीचे 92 स्कूल कॉलेज थे, मैं इंडस्ट्री वालों से पूछता था आप हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं देते? अब जानते हैं उनका क्या आंसर था? उनका पहला आंसर था आपके बच्चों के अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं है, उनको बोलना नहीं आता, उनको लिखना नहीं आता, उनको लोगों से डील करना नहीं आता। 50% ये प्रॉब्लम है। कम्युनिकेट करना सीखिए। कम्युनिकेशन का मतलब खाली इंग्लिश नहीं है, लेकिन इंग्लिश बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं इंग्लिश क्या कर रही है, तो अंग्रेजों की भाषा है, तो फिर क्रिकेट भी अंग्रेजों की गेम है। दूसरी चीज, लोगों से बना के रखना, ये जिंदगी का एक अहम लेसन है। बी द बेस्ट बिहेव्ड पर्सन। बेस्ट बिहेव्ड पर्सन। मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी बताता हूं। जब मैं 5वीं क्लास में था तो स्कूल में एक ड्रामा होना था राजा अशोक का, तो मुझे राजा अशोक के रोल के लिए टीचर ने सेलेक्ट कर लिया। मैं बहुत घबरा गया, तो मैं टीचर के पास गया। मैंने कहा मैडम मैं तो राजा अशोक नहीं बन सकता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मेरी आवाज़ कितनी पतली है, मैं तो ऊंचा बोल ही नहीं सकता, मुझे तो चिल्लाना ही नहीं आता, दहाड़ना ही नहीं आता, तो मैं राजा कैसे बनूंगा? उन्होंने एक बात कही जो आप सबके लिए लागू है। उन्होंने कहा अगर तुम सच्चे राजा हो तुम्हें चिल्लाना नहीं पड़ता। सबको पता है, सबको पता है असली राजा कौन है। असली राजा जो है वो किसी तरफ देखता भी नहीं किसी की तरफ, लोगों को फिर भी पता है असली राजा कौन है। अगर तुम सचिन तेंदुलकर हो तुम्हें कभी चिल्लाना नहीं पड़ेगा। सो बी दैट किंग। और तीसरा, बी डिसिप्लिन। आप बोलोगे डिसिप्लिन क्या है? लेफ्ट राइट सल्यूट ना, ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन की एक बड़ी सिंपल परिभाषा है। पहले मुश्किल काम करो फिर मजे लो। पहले कॉलेज या स्कूल का काम करो फिर यूट्यूब देखो या नेटफ्लिक्स देखो। पहले सख्त काम करो। अगर कल इम्तिहान है तो पहले पेंसिल घर लेना बैठ जाओ, पहले पढ़ाई करो फिर पेंसिल घर लेना बाद में।
मुश्किल काम पहले जो बच्चा करता है और आसान काम बाद में करता है, 100% जीतता है। ये डिसिप्लिन है। नेक्स्ट, मेरी आखिरी कहानी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते हैं ये कौन है। ये भारत की फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ है। और ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप सबके जीवन में बहुत ऐसे मौके आएंगे जब आपको डर लगेगा, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। कई बार आपको डर लगेगा। पहली चीज आप ये याद रखना, सबको डर लगता है 100%। मेरे को कोई फौजी नहीं मिला आज तक जिसको डर न लगा हो। सब डरते हैं, लेकिन डर का एक इलाज है। वो इलाज हमें फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ ने सिखाया। फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ जब मेजर थे तो ये बर्मा के जंगल में थे, वहां पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और ये एक सिखों की कंपनी के कंपनी कमांडर थे। इनकी कंपनी में एक बड़ा लंबा तगड़ा सिख जवान था, उसका नाम था सोहन सिंह। सोहन सिंह 6 फुट 4 इंच लंबा था, लेकिन मैनेक्शॉ के शब्दों में था बदमाश। तो मैनेक्शॉ ने लिख दिया कि इसकी प्रमोशन नहीं होगी। प्रमोशन नहीं हुई। एक दिन शाम को इस कंपनी के सूबेदार साहब मैनेक्शॉ के पास आए, मेजर साहब को कहने लगे, सर बहुत गड़बड़ हो गई, वो सोहन सिंह सबको बोल रहा है आज रात में मेजर साहब को मार दूंगा पिस्टल के साथ, वो सबको बता रहा है। तो मैनेक्शॉ ने कहा उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया, उसका सोहन सिंह, सुना तू मेरे को मारेगा रात को? तो सोहन सिंह कहने लगा, नहीं नहीं सर, मैं तो भाई गुरु जानता है, मैं तो मजाक कर रहा था जरा, मैं मखौल कर रहा हूँ, मैं कैसे ऐसी बात कर सकता हूँ। मैनेक्शॉ ने कहा, नहीं नहीं ये मेरी पिस्तौल है, भरी हुई है, कर दे। नहीं नहीं सर, मैं तो बच्चा हूँ आपका। तो मैनेक्शॉ ने उसको एक पीठ पे थाप दी, बोला चले जाओ। रात को जब मैनेक्शॉ खाना खा के अपने तंबू में आए तो सूबेदार साहब फिर वहीं खड़े थे। कहने लगे, सर आपने बहुत गलती कर दी, सोहन सिंह सबको बोल रहा है, मैंने कंपनी कमांडर साहब को बुद्धू बना दिया, मारना तो है ही आज, प्लान तो यही है। तो मैनेक्शॉ ने कहा, ठीक है उसको दोबारा बुलाओ। उसको बुला के कहा, सोहन सिंह ऐसा करो, आज रात मेरे तंबू की रखवाली तुम करोगे, सेंट्री ड्यूटी तुम दोगे, और ये लो मेरा हथियार। सुबह 5 बजे मुझे एक मग गर्म पानी चाहिए शेव करने के लिए, और 5:30 बजे एक गर्म मग चाय का, ठीक है? उसने कहा ठीक है सर। और मैनेक्शॉ सो गए, कुछ नहीं हुआ। पूरी लड़ाई में वो बंदा मेमने की तरह मैनेक्शॉ के साथ लगा रहा। तो लोगों ने मैनेक्शॉ से पूछा, आपको डर नहीं लगा? मैनेक्शॉ ने कहा, डर नहीं लगा, मैं तो पूरी रात सोया नहीं, मैं तो इतना डरा हुआ था कि थोड़ा सा भी खड़का होता था मैं उठ के बैठ जाता था, अब सोहन मारेगा। लेकिन मैं लीडर हूं ना, मैं कमांडर हूं, मुझे डर दिखाना नहीं है। सब डरते हैं। जब आपको डर लगे आप कोशिश करो कि डर को दिखाओ ना। 2 चीजें होंगी, एक आपका दिमाग जो है वो सही मैसेज भेजेगा आपकी बॉडी को, आप ब्रेव बनना शुरू हो जाओगे। ये तो हम करते हैं लड़ाई में जब गोलियां चलती हैं। और दूसरा, आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी शांत हो जाएंगे कि सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह से आपको कई चिंताएं होंगी, आज भी होती होंगी। आज जो वाली चिंता थोड़ी छोटी होती होंगी, मेरी सहेली ने मेरे से बात क्यों नहीं की, वो मेरे बगैर मार्केट क्यों चली गई, वो तीनों तो इकट्ठी जा रही है मेरे को छोड़ गई। मैं समझता हूँ हम सब ने ये किया है, हाँ, सहेलियों के साथ नहीं, दोस्तों के साथ। तो जब आपको ये चिंता सताती किसी भी तरह की, रात को 10 बजे आप बिस्तर में लेटे हो, आपको चिंता सता रही है, बड़ों को भी सताती है, मेरी नौकरी पता नहीं चली जाएगी, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। जब आपको चिंता सताती है, आपने अपने आप से एक सवाल पूछना है, इज दिस वरी यूजफुल? बहुत सी वरीज हैं जो बड़ी यूजफुल वरीज हैं। यूजफुल वरी क्या होती है? 3 बजे आपका पेपर है, आप 10 बजे बिस्तर में लेट गए, आपको चिंता लग गई, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा था, मैं तो भूल गया, जो पढ़ा था वो भी याद नहीं आ रहा।
अगर ये चिंता है, ये यूजफुल चिंता है। क्यों? क्योंकि आप इस पे एक्शन ले सकते हो। बिस्तर से उछलो, उछल के किताब खोलो, जो ही पेज नंबर 54 पे पहुंचोगे सब याद आ जाएगा, हाँ ये पढ़ा हुआ है। जिस चिंता पे आप एक्शन ले सकते हो वो चिंता यूजफुल चिंता है। जिंदगी कठिन होती है, कठिन होगी पूरी जिंदगी, चिंता आएंगी, और जो चिंता का आप कुछ कर ही नहीं सकते, 3 साल के बाद पता नहीं क्या होगा, वो अगर मैंने उसको विश किया, उसने मेरी तरफ देखा नहीं, पता नहीं इसका क्या मतलब है, यूजलेस। ऐसी चिंता को खिड़की खोलो, बाहर फेंको। इज दिस वेरी यूजफुल? नेक्स्ट, आखिरी, इससे पहले कि मैं आपको धन्यवाद कहूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो शेर है उसको हम जंगल का राजा मानते हैं, और जंगल में इलेक्शन तो कभी हुए नहीं, कोई नॉमिनेशन भी नहीं हुई, कोई सिलेक्शन भी नहीं हुई, कोई यूपीएससी भी नहीं होता, तो इसको शेर ने को जंगल का राजा बनाया किसने? कोई जवाब दे सकता है? आपका नाम क्या है? हाँ, कार्तिक। करेक्ट आंसर। क्या बात है, ग्रेट। और कार्तिक, कंग्रेचुलेशन, क्योंकि मैंने जितनी बार ये सवाल पूछा है 2 बार मुझे खाली इसका आंसर करेक्ट मिला है। एक बार ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में मैंने कैडेट से पूछा शेर जंगल का राजा कैसे बना, तो एक ने खड़ा होकर बोला क्योंकि वो मानता है कि वो राजा है। आप वो हो जो आप मानते हो, बिलीव इन योर सेल्फ, आप वही हो जो मानते हो। अपने दिल में वो पिक्चर ना बनाओ अपने बारे में। अगर भारतीय सेना ये पिक्चर बना के कारगिल की लड़ाई लड़ती तो हम नहीं जीतते। आप वो पिक्चर बनाओ कि आप जीतोगे ही जीतोगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और ये याद रखिए कि हमारा जीवन एक किताब की तरह है जो रोज हम खोलते हैं, एक पन्ना पढ़ते हैं, एक नॉवल, रोज एक पन्ना पढ़ते हैं, फिर उस पन्ने को पलट देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि क्या होना है जिंदगी के लास्ट में। ना, जिंदगी के लास्ट में आपको कुछ नहीं पता। जिंदगी के नॉवल के लास्ट में हीरो मर जाता है तो वो कुछ नहीं पता चलना आपको। आप ये मान के चलो कि जो ये कहानी पढ़ रहे हो ये आप ही लिख रहे हो। जो पिक्चर बन रही है आपकी जिंदगी की, आप ही हीरो हो, आप ही हीरोइन हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही प्रोड्यूसर हो, और आप में से कुछ लोग आप ही विलन हो। So believe in yourself, write the good script. Thank you very much and Jai Hind. Thank you, sir, for these enlightening pearls of wisdom and motivating all the young students who are present here.